वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन एन डिजिटल गुरु क्लासेस। आपका तहे दिल से हमारे आपके चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड सेमेस्टर का सोशोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट 4 सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंजेस से। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तुलनात्मक अभावबंधों के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। देखते हैं आंसर। तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत। ठीक है, मर्टन ने सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में तुलनात्मक अभावपूर्ण सिद्धांत का प्रयोग किया है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई सामाजिक समूह या वर्ग अपनी परिस्थितियों की तुलना किसी अन्य समूह या वर्ग से कर सकता है और इस तुलना में अभाव करता है कि उनकी स्थिति निम्न है। ठीक है, तो उसे अपनी अभावबोध के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। परिणामतः वह अपने संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह के अनुरूप असामाजिक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, स्वीकृत साधनों के द्वारा जब इच्छा या आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो वह उन साधनों का भी अनुमोदन करता है जो समाज द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित नहीं है। इस प्रकार मर्टन ने सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षा को सामाजिक आंदोलन की आधारशिला माना है। ठीक है, यह स्थिति समाज के सदस्यों की अनुभूति के द्वारा जिसे वह अन्य किसी समूह की तुलना में महसूस करते हैं उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है। रास्कीमैन ने मर्टन के अनुरूप तुलनात्मक अभावबोध की अवधारणा का प्रयोग समाज में व्याप्त अन्याय एवं असमानता की समस्याओं के संदर्भ में किया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है रास्कीमैन जो हैं वो मर्टन के अनुरूप यानी उन्हीं से मिलता जुलता या उनसे अलग थोड़ा सा हट के बताया है। क्या उनके अनुसार जब समाज में विभिन्न समूहों के मध्य सामाजिक आर्थिक असमानता एवं अन्याय की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में वह समूह जो कि उत्पीड़ित है या असमानता की अनुभूति करता है वह उस समूह की तुलना में जो विशेषाधिकार युक्त है अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक है, यह स्थिति सामाजिक आंदोलन के विकास में सहायक होती है। रास्कीमैन ने भी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को सामाजिक आंदोलन की आधारशिला माना है। ठीक है, कुछ विचारकों ने सामाजिक गतिशीलता की तुलना में सामाजिक व्यंधन को वरीयता प्रदान करते हुए अतुलनात्मक अभावबोध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखते हैं क्या क्या है सिद्धांत। इस प्रकार का दृष्टिकोण मुख्य रूप से मार्क्स और एवरले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को मानव इतिहास की निर्धारक शक्ति माना है। इसके अनुसार प्रत्येक युग में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के अनुकूल प्रमुख वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित वर्ग। इस वर्गीय विभाजन में शोषक वर्ग शासन संपन्न वर्ग होता है और शोषित वर्ग साधन विहीन एवं उत्पीड़ित वर्ग होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप शोषित वर्ग को अपने जीवन की भौतिक दशा सुधारने के लिए संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में शोषक वर्ग की तुलना में शोषित वर्ग की अभावबोध की स्थिति सामाजिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करती है और यह आंदोलन संघर्ष के द्वारा होता है। जैसे श्रमिक वर्ग अपने शोषण का
का अंत करने के लिए पंजीकृत वर्ग का अंत करता है। यह प्रक्रिया हिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से परिपूर्ण होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या है। देखते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत या संरचनात्मक अभावबोध का सिद्धांत प्रकार्यवादी विचारक यह मानते हैं कि सामाजिक ढांचे के विभिन्न अंगों में संतुलन की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। जब सामाजिक ढांचे की इकाई अपने निर्दिष्ट पद और भूमिका के अनुरूप कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन में असंतुलन या तनाव उत्पन्न होता है। यह स्थिति सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है। उदाहरण के लिए देखते हैं आगे क्या है। भारतीय समाज में धर्म, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह, जाति व्यवस्था इत्यादि लिखित मूल्यों, मान्यताओं एवं नियमों पर आधारित रही है। जब तक समाज के यह अंग अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तब तक सामाजिक जीवन में संतुलन की स्थिति बनी रहती है, किंतु धीरे धीरे ये समस्याएं अपने लक्ष्य से विचलित होने लगी हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता तथा निम्न वर्ग का शोषण आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन समस्याओं के निवारण हेतु भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए। ये सामाजिक आंदोलन भारतीय सामाजिक संरचना में उत्पन्न तनाव के परिणाम हुए। ठीक है। संरचनात्मक अभावबोध के विरुद्ध आंदोलन इसलिए किया जाता है कि यह सिद्धांत समाज में एक आदर्शात्मक स्थिति पर विशेष बल देता है जिससे विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह धारणा मुख्य सापेक्ष है, आदर्श स्थिति की आधार बनाकर आंदोलन की व्यवस्था एकांकी और एकपक्षीय है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम क्या है। देखते हैं। प्रतिरूप का या प्रारूप। संरचनात्मक प्रकार्यवादी सामाजिक एकीकरण को आधार मानकर समस्त सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। इनकी मान्यता है कि समाज संगठन और संतुलन पर आधारित व्यवस्था है। समाज के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन केंद्रित स्थिरता के दृष्टिकोण से संचालित होते रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार में अंतर्गामी तथा निर्गामी संबंध होता है। यह व्यवस्था अपनी संरचना को बाह्य प्रभावों से संयोजित करते हुए संतुलित रखती है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी प्रतिरूप को असंतुलवादी प्रतिरूप की भी संज्ञा दी जा सकती है। सामाजिक आंदोलन का यह प्रतिरूप इस मान्यता को इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था के उपागम बाह्य कारणों के कारण केवल अपनी स्थिति में परिवर्तन मात्र करते हैं और सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति हेतु होते हैं। मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, पार्सन्स और मर्टन आदि प्रमुख संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की मान्यता है कि
सामाजिक इकाइयों के प्रकार्य संरचनात्मक स्तर पर संतुलनवादी दृष्टिकोण से संचालित रहते हैं। मॉर्टन दुष्कार्य की अवधारणा के आधार पर सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का प्रकाश किया है। प्रकार्यवादी विचारक सामाजिक व्यवस्था और उसकी उपव्यवस्था को लक्ष्यबद्ध मानते हैं। संतुलनवादी प्रतिरूप के एक अन्य पक्ष के रूप में यांत्रिक प्रारूप का विश्लेषण अनिवार्य है। यांत्रिक प्रारूप इस अवधारणा पर आधारित है कि सामूहिक व्यवहार उपयोगिता वृद्धि से संचालित होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के आंतरिक संयोजकों के आधार पर सामाजिक आंदोलन की उपयोगिता तथा पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। ठीक है, चौथा देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तुलनात्मक अभावबोध उपागम क्या है। देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में जब एक समूह अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत दूसरे समूह से संबंधित होकर अपनी तुलना करता है और संरचना के किसी आयाम में स्वयं को निम्न स्थिति में महसूस करता है, तब उसमें अपनी स्थिति परिवर्तन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। परिवर्तन की यह सामूहिक आकांक्षा तीव्र होकर सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन के विश्लेषण का तुलनात्मक अभावबोध प्रतिरूप यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत सामूहिक व्यवहार से संचालित संगठन समूह एक निश्चित विषय की ओर इच्छापूर्ण शक्ति से गतिशील होते हैं। सामाजिक आंदोलन की संगठनात्मक स्थिति उसे एक विशिष्ट समूह से संदर्भित किए जाती है और उनकी यह विशिष्टता उनकी सामाजिक आंदोलन की अनिवार्यता बन जाती है। ठीक है, आंदोलन की वैचारिक का निर्माण तुलनात्मक अभावबोध के कारण हो जाता है। पांचवा देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा बताइए। देखते हैं क्या है अवधारणा सामाजिक गतिशीलता की। सोरोकिन ने गतिशीलता के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है, गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाना है जिससे नवीन संपर्क और प्रेरणाएं उत्पन्न हो। इस प्रकार गतिशीलता को नवीन मानसिक संपर्कों से संबंधित स्थानीय परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता नहीं कहते। सामाजिक गतिशीलता हम केवल उसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ ही व्यक्तियों की प्रेरणाओं से भी परिवर्तन हो और व्यक्ति इन नवीन प्रेरणाओं के अनुसार कुछ अनुक्रियाएं भी करते हों। कहने का तात्पर्य यह है कि गतिशीलता का अर्थ मानसिक और भौतिक दोनों तरह के परिवर्तनों से है। उदाहरण के लिए नए विचार, नवीन अनुभव, नई स्थितियां, नवीन संपर्क और संचार सामाजिक गतिशीलता का निर्माण करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बाहरी रूप, मानसिक और भौतिक गतिशीलता एक दूसरे से भिन्न प्रकृति की महसूस होती है।
लेकिन वास्तव में यह एक ही स्थिति के दो पक्ष हैं। उदाहरण के लिए हम यह सोच भी नहीं सकते कि भौतिक रूप से व्यक्ति एक से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते रहने के बाद भी मानसिक रूप से नए अनुभवों को एकत्रित न करे। यही कारण है कि एक गतिशील समाज की अधिकांश विशेषताएं एक स्थिर समाज से बिल्कुल भिन्न होती हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? उदग्र अथवा शीर्ष गतिशीलता क्या है? देखते हैं दोनों को। सामाजिक गतिशीलता के दूसरे प्रमुख स्वरूप को हम उदग्र अथवा शीर्ष गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोनों एक ही चीज़ है। सोरोकिन के अनुसार उदग्र सामाजिक गतिशीलता का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरे स्थित समूह में संक्रमण करना है। ठीक है, इस प्रकार उदग्र गतिशीलता का रूप समतल गतिशीलता से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, समतल गतिशीलता के अंतर्गत गतिशीलता के बाद श्री व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्थान अथवा संबंध बदल जाते हैं। इसके विपरीत गतिशीलता को हम तभी उदग्र कहते हैं जबकि उसके फलस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी बदल जाती है। इसी आधार पर इलियट और मेरिल ने उदग्र गतिशीलता को वर्गीय संरचना में ऊपर और नीचे की ओर होने वाला परिवर्तन कहा है। उदग्र गतिशीलता की दिशा के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सा। उग्र सामाजिक गतिशीलता ऊपर है। ठीक है, इसके दो भाग हैं, आरोही और अवरोही। आरोही में कौन कौन से? व्यक्तिगत आरोह, दूसरा क्या है? एक नए समूह का निर्माण। और अवरोही में क्या होता है? इसमें भी दो हैं, व्यक्तिक हार्स, संपूर्ण समूह का हार्स अथवा समाप्ति। ठीक है, देखते हैं। समाज में पाए जाने वाले संस्कृतिकरण की प्रकृति के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक गतिशीलता या तो ऊपर की ओर होती है अथवा नीचे की ओर। प्रथम स्थिति को हम आरोही गतिशीलता कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं? अवरोही गतिशीलता। अवरोही उदग्र गतिशीलता की प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है? प्रथम तो वह जिसमें उच्च स्थिति वाले समूह की स्थिति में बिना कोई हार्स हुए ही व्यक्ति अपनी कमियों के कारण ही निम्न स्थिति के समूह में जाने को विवश हो जाता है। दूसरी वह है जिसमें संपूर्ण समूह का पतन हो जाता है और उस समूह का सदस्य होने के नाते व्यक्ति की स्थिति निम्न हो जाती है। पहली स्थिति की तुलना ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जो जहाज से समुद्र में गिर गया हो, और दूसरे स्थिति स्वयं जहाज के डूबने से उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। उदग्र गतिशीलता विशेषताएं बताइए। ठीक है, उदग्र गतिशीलता की विशेषताएं बताना है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित विवेचन में हम उन सामान्य सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे जो उन्नम गतिशीलता की सामान्य प्रकृति और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है? ऐसा समाज समूह कठिनता से ही
मिलेगा जिसमें सभी स्थिति समूह पूर्णतया बंद हों तथा जिसके आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता न पाई जाती हो। अन्य समाजों में तो यह कथन पूर्णतया सत्य है ही, लेकिन भारतीय समाज में भी इस कथन की सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। यहाँ अनेक व्यक्ति अपनी वैश्विक योग्यता के कारण सामाजिक स्थिति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गए। वाल्मीकि इनका जन्म उदाहरण देखते हैं। अनेक योद्धाओं और राजाओं में को भी अपने कर्तव्य का विशेष रूप से पालन करने पर उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त करने के उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगुप्त, जिनका जन्म एक निम्न कुल में हुआ था, अपनी जातिगत सीमाओं को तोड़कर उच्चतम सामाजिक स्थिति एक तक पहुंच गए और उसी के द्वारा एक गौरवपूर्ण मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। जातिगत संबंधों के बाद भी आज व्यक्ति अपनी कुशलता, शिक्षा, संपत्ति, अंतर्जातीय विवाह और राजनीतिक अधिकारों के कारण उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो पूर्णतया बेलोच हो। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो भी आप कमेंट में देना चाहते हैं एक बार ज़रूर से दे देंगे। कमेंट बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनती है। ठीक है, तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।